अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप ठीक होगे। अच्छा बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग सबका कल पेपर है और बेटा जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं इंशाल्लाह एक वीडियो अपलोड करूँगा, तो बेटा ये वीडियो बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि ये इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कुछ बुक से निकाल के और कुछ जो मुझे लगे इम्पॉर्टेंट, और कुछ कॉलेजेस के कोचिंग के प्रीलियम पेपर से। मतलब ये वीडियो में तकरीबन मैं आपको 12 से 13 बता दूंगा रीजनिंग, ये 9 है। अच्छा, ना सिर्फ मैं आपको सवाल बताऊंगा बेटा, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। सही, तो ये ऐसा तो कोई भी बता दे वाई डी एन एस, मतलब ऐसे सवाल तो आपने भी देखे होंगे आपकी बुक्स में। सबसे ज़्यादा मसला बेटा रीजनिंग में आता है, कहने को ये 4 से 5 लाइन के आंसर्स होते हैं। अच्छा, रीजनिंग क्वेश्चन बेटा मैं एक और भी चीज़ बता देता हूँ। ज़्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि रीजनिंग क्वेश्चन जो होते हैं, रीज़न जो या लॉजिकल सवाल जो होते हैं उसे जोलॉजी में आते हैं। भाई जोलॉजी में भी आते हैं, बॉटनी में भी आते हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये बच्चों, जो जोलॉजी में आते हैं सेक्शन बी में, वो अलग सेक्शंस होते हैं उसके। जो एक होता है रीजनिंग का, एक होता है नॉन रीजनिंग का। बॉटनी में चाहे फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो बेटा, उसमें नाम से नहीं आते। चालाकी हो गई ना। अगेन फिर वही बॉटनी का मसला, लेकिन आसान है सेकेंड ईयर की बॉटनी में, अभी भी यही कहूँगा। और इसमें कैसे पहचाने कि सर हम ये रीज़न है। अगर किसी सवाल में वाई लिखा हुआ है, स्पेशली वाई, वाई, वाई या हाउ भी चलेगा, तो समझो ये रीजनिंग है। सर क्या इसका आंसर पूरा एक एक पेज का लिखना है? नहीं भाई, वो आपसे टू द पॉइंट पूछ रहे हैं तो आप टू द पॉइंट जवाब दो कि वाई डी एन ए इज कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, जो उसका रीज़न है बस वो लिख के आपकी बात ख़त्म हो गई। अब इसमें बच्चे बहुत ब्लंडर करेंगे, या करते होंगे, या करते आए हैं, या करेंगे, शायद अल्लाह ना करे, कि इसमें भाई पूरा पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर लिख दो। नहीं, 4 से 5 लाइन से ज़्यादा आपका रीज़न का जो क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन जो है, उसका आंसर नहीं होना चाहिए। 4 से 5 लाइन्स। सर अगर हमारा आंसर 3 लाइन में ख़त्म हो गया, 3 में ख़त्म कर दो। मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ उसकी लिमिट 4 से 5 लाइन्स। हेडिंग की भी ज़रूरत नहीं है कोई ये। हाँ, इसके ये नोट की तरह नहीं है कि राइट अ नोट ऑन डीएनए मिसाल के तौर पे, वो भी शॉर्ट है। ये वेरी शॉर्ट है, समझो ये सेक्शन बी में ही आते हैं, लेकिन ये वेरी शॉर्ट है। सबसे एक और मसला जो मैंने देखा है बेटा, 99% स्टूडेंट्स में बहुत बड़ी परसेंटेज है। मैं ये कोई रफ आइडिया नहीं कह रहा हूँ, मैं टू द पॉइंट एग्जैक्ट बात करूँ बेटा। चाहे कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, रीजन क्वेश्चंस में कि जो आंसर्स में वो जब अपनी लिखना बैठता है तो वो कुछ या बैठती है, इंग्लिश में थोड़ा मसला आता है। तो बेटा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ आज की वीडियो में, बाकी आप लिख लो। कोशिश पूरी होगी रात तक इनके आंसर्स भी मैं आपको कर दूँ, उसको घोल के पी जाना है, इंशाल्लाह उसी से लग जाएगा। 90% से 95% अच्छी उम्मीद है, ज़रूर लग जाएगा इंशाल्लाह। सही है, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला सवाल देखो क्या है बेटा। ये इस एरिया मैंने सोल्यूशन के लिए रखा हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा भी, सवालात भी, आंसर्स भी, कॉन्सेप्ट दूंगा। देखो फिर कैसे नहीं लिखते इंशाल्लाह। वाई डी एन ए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। बच्चों ज़रा इसका सोल्यूशन देखो, समझो। ये मैं आंसर नंबर आपको 1 बता रहा हूँ। डीएनए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए होता है एक मॉलिक्यूल, और वो होता है क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस के अंदर। समझ आ गया? डीएनए के अंदर जीन्स होती हैं जो ट्रांसफर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स करवाती फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। डीएनए नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है? बेटा मिसाल के तौर पे ही मैंने डीएनए बना दिया। सही, और याद करो बच्चों, डीएनए के अंदर जो है वो प्रोटीन्स भी होते हैं, जिसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। सही। अच्छा, डीएनए के साथ चिपके हुए हैं। तस्बी के दाने हिस्टोन प्रोटीन, तस्बी का धागा डीएनए। मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, डीएनए, और ये बच्चों हिस्टोन प्रोटीन। कोई टेंशन नहीं लेनी, सुकून से पढ़ना है। हिस्टोन प्रोटीन बेटा, प्रोटीन किससे मिलके बनते हैं? प्रोटीन सर मिलके बनते हैं अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड तो सर 2 किस्म के होते हैं। अमाइनो एसिड तो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, खैर यहाँ जिक्र नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड हैं वो बेसिक हैं। डन। एक और चीज़, हिस्टोन प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड है वो 2 हैं। आर्जिनिन आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, और लाइसिन। सही है। अगर डीएनए नेगेटिव है तो ये अमाइनो एसिड पॉजिटिव होंगे, तो ये दोनों अमाइनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है? ये अमाइनो एसिड्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। अभी ज़रा सुनना भी ख़त्म नहीं हुआ है। और डीएनए होता है फिर नेगेटिवली चार्ज। सही है, तभी एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं। अभी मैंने आंसर देना समझो ट्रेलर दिया है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज क्यों है? सर ये क्या बात हुई? अगर प्रोटीन जो है वो पॉजिटिव है तो बस ये लिख दें कि प्रोटीन पॉजिटिव है तो डीएनए नेगेटिव है। नो। सही, अब ज़रा देखिएगा, इतना आसानी से कैसे समझा दूँ बेटा। थोड़ा सा तो ट्विस्ट दो कहानी में, समझ आएगा ना तभी। डीएनए मिलके बनता है बेटा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से। न्यूक्लियोटाइड्स पता है ना, जो आपके पास बेसिक यूनिट होते हैं न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए। न्यूक्लियोटाइड्स बेटा न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीज़ें होती हैं। फॉस्फोरिक एसिड,
फॉस्फोरिक एसिड, ज़रा देखना क्या लिखूंगा इसके एंड में, नेगेटिव फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। एक होती है 5 कार्बन की शुगर, पेंटोस शुगर, डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर 5 कार्बन, और तीसरी होती है नाइट्रोजनस बेसिस। डीएनए में 4 किस्म की बेसिस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन। आंसर कहाँ छुपा हुआ है बच्चों? आंसर ये रहा। डीएनए इसलिए नेगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि डीएनए के अंदर फॉस्फोरिक एसिड होता है। अब तुम बोलो सर ज़रा उसको आंसर देखो। उसके दो तरीके, कुछ बच्चे रीज़न क्वेश्चंस का आंसर जो बिकॉज से स्टार्ट करते हैं, कुछ जो है वो एक और भी उनका तरीका है लिखने का कि डीएनए इज़ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल बिकॉज। दोनों सही है, सही है। ज़्यादा अच्छा तरीका दूसरा वाला है कि आप पूरा सवाल तो लिखो, थोड़ा सा तो आप लाइंस बढ़ाओ। डीएनए इज़ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। यार ये सवा लाइन कभी नहीं हुआ कसम से। हो गया डन, हो गया बस। ये आपको इतनी कहानी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सही। थोड़ा सा जब भी लिख दो तो फिर ये लिख दो, और ये अटैच होता है स्टोन प्रोटीन से जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तभी दोनों एक दूसरे से अटैच रहते हैं। स्टोन का जिक्र ना भी करो तो मसला नहीं है। सवाल नंबर 1 ऑफ रीजन क्वेश्चन ऑफ सेकेंड ईयर बॉटनी। इंशाल्लाह कल पेपर है, पहला सवाल डन हो गया, आ गया तो छाप देना फॉस्फोरिक एसिड वाला पॉइंट। ये रहा, स्टार बना दिया। अगला सवाल, डू म्यूटेशन इज ऑलवेज हार्मफुल? रीज़न भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। क्या म्यूटेशन हमेशा हार्मफुल होती है? नहीं सर, म्यूटेशन की तो 3 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव म्यूटेशन, नेगेटिव म्यूटेशन, न्यूट्रल म्यूटेशन। अब यहाँ पे अगर ये रीज़न में आ जाए तो प्लीज़ बेटा तीनों टाइप्स मत लिखने बैठ जाना मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है आप लोग ऐसे नहीं हो भाई। म्यूटेशन हमेशा क्या हार्मफुल होती है? आप लोग बोलोगे म्यूटेशन इज़ नॉट ऑलवेज हार्मफुल। देयर इज़ अ टाइप ऑफ म्यूटेशन विच इज़ नोन एज पॉजिटिव म्यूटेशन इन विच वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ कैन बी फॉर्म्ड। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं एग्जांपल दूं प्लांट्स की, प्लांट्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी पैदा हो सकती हैं, नई नई किस्म की एंटीबायोटिक बना सकते हैं। कसम से कह रहा हूँ ये सवाल भी डन हो गया। इसको अच्छे से इंग्लिश ग्रामर में लिख दो, हो जाएगा। लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ, तो आप लोग ये छाप लो सोल्यूशन और पहले सवाल का, फिर मैं आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा बच्चों, मैंने कुछ चीज़ें ऐड भी करी इस वीडियो में, जो जो मुझे लगा जिसका आंसर उस पेज पे मिल जाएगा आपको, वो मैंने उसके पेज यहाँ लिख दिए हैं, सही है। इसका भी ढूंढ सकता हूँ, बता दूंगा कमेंट सेक्शन पे, और इसका देख लूँगा, सही है। चैप्टर आपको पता है बेटा, क्रोमोसोम्स इन डीएनए, क्रोमोसोम्स इन डीएनए, क्रोमोसोम्स इन डीएनए, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, मैन एंड इज एनवायरनमेंट, मैन एंड इज एनवायरनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सही है। कुछ भी पूछना हो पूछ लेना, बता दूंगा, टेंशन नहीं है। अगला सवाल है बच्चों, डू म्यूटेशन इज ऑलवेज हार्मफुल? म्यूटेशन होती है बेटा कोई परमानेंट चेंज, सडन चेंज, ऐसा चेंज जो एबनॉर्मल भी हो सकता है, जो डीएनए के सीक्वेंस को छेड़ दे, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को तब्दील कर दे, कोई ना कोई चेंज को हम लोग कहते हैं जेनेटिकली कोई चेंज आ रहा है, म्यूटेशन है। आंसर नंबर 2 हमें आपको लिखना है बेटा कि पॉजिटिव म्यूटेशन भी होती है। आंसर नंबर 2 में आपको किसका जिक्र करना है मेरे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव म्यूटेशन का, पॉजिटिव म्यूटेशन। और इसकी वजह से आप जो है वो एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, यानी कि चेंज। इसकी वजह से प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी हो सकती है, वाले पॉइंट्स लिख देना। पॉलीप्लॉइडी का मतलब है कि वो जो सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के वो ज़्यादा हो जाए। मैनी का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि यूजुअली बच्चों एक सेल में 2 सेट हैं, एक सेट का मतलब एक क्रोमोसोम, एक सेट का मतलब एक क्रोमोसोम डिप्लॉयड होते हैं, जिसको बायो में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों डिप्लॉयड 2n। और जो सेक्स सेल्स होते हैं वो बेटा हैप्लॉयड होते हैं n, ऐसी है। तो पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है ट्रिप्लॉइड कंडीशन भी आ सकती है, यानी कि ये वाओ, ये चेंज आ गया, ये प्लांट्स में वैरायटी पैदा कर सकता है, सही है। आपकी बुक्स में और भी लिखा हुआ है, ये अडेप्टेबल जीन्स पैदा कर देता है, अडेप्टेबल एंड बेटर जीन्स पॉजिटिव म्यूटेशन की वजह से। तो ये सब जिक्र कर देना, प्लांट्स का जिक्र कर देना, आपके पास ये वाला सवाल हो जाएगा डन, सही है। इन सब की वजह से जो है वो नेचुरल सिलेक्शन हो सकती है, बेटर वैरायटीज़ बन सकती हैं। वैरायटीज़ का ज़रूर जिक्र करना बेटा, वैरायटीज़, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे ना ज़रूर लिखना। प्लांट्स का लिखो, लाजमी लिखो, बेटर वैरायटीज़ ऑफ प्लांट, बेटर जीन्स इन प्लांट्स, पॉलीप्लॉइडी आप वीट में, कॉर्न में, ये बना चुका है साइंस, इसकी वजह से। तो ये म्यूटेशन हमेशा हार्मफुल नहीं रहती, ये भी फ़ायदे हैं इसके।
अगला सवाल है बच्चों, वाई रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। इसका सवाल आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा 216 से 217 वाले पेज पे। पेज बता दी तो आपको चैप्टर भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। सही है, अब इंशाल्लाह बढ़ेंगे सोल्यूशन नंबर 3 की तरफ। सही है, हमारा रीजनिंग है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, वाई रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। रेप्लिकेशन का मतलब होता है बेटा एग्जैक्ट कॉपी बनाना, सेमी मीन्स हाफ, और कंजर्व का मतलब होता है सेव करना। यानी कि डीएनए जब रेप्लिकेट करता है, एक का बिल्कुल एग्जैक्ट बनाता है वैसे ही, तो वो जो दूसरा स्ट्रैंड बनता है वो एग्जैक्ट पहले जैसा नहीं होता, थोड़ा वो रहता है, थोड़ा वो चेंज हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है बच्चों, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है। सही है, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये हस्बैंड है, ये वाइफ। सही, आप इन कलर्स पे फोकस कर रखो जिनसे मैंने इनका ये लिखा है, ये आप छोड़ दो, ब्लू एंड ब्लैक। सही है, इनमें हो गए मामला ख़राब, अब आप समझ जाओ। तो इनको, इन साहब को मिल गया न्यू पार्टनर, यानी कि इनको मिल गई न्यू वाइफ, और इनको मिल गया, ये लो, समझ गए। मैं आपके आसानी के लिए इसको ग्रीन से कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये लो, ताकि ये आप ये ना समझो ये ब्लू वाला ऊपर वाला ये भाई। क्या समझे इससे बच्चों? ओरिजिनल स्ट्रैंड ये था, ये वाला था। जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो वो तीन मॉडल्स है, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। तो सही वाला कौन सा है? सेमी कंजर्वेटिव है। जब डीएनए एक राउंड के बाद रेप्लिकेट होता है तो ओरिजिनल स्ट्रैंड जो है वो वैसे ही रहता है। सही, और जो उसका दूसरा स्ट्रैंड है रेप्लिकेट होके वो चेंज हो जाता है। तो आधा तो वही रहा ना, हस्बैंड तो वही है, वाइफ चेंज हुई है, न्यू वाइफ। वाइफ तो वही वाली है, हस्बैंड चेंज है, नया है, दूसरा है, जो भी भाई। समझ आया? तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो? आफ्टर वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन द ओरिजिनल स्ट्रैंड कंजर्व्ड हुआ है या टोटली कंजर्व्ड हुआ है या नहीं, थोड़ा कंजर्व्ड हुआ है। द ओरिजिनल स्ट्रैंड इज नॉट टोटली कंजर्व्ड। इससे समझ में आ गया कि टोटली कंजर्व तो नहीं हुआ है। इज नॉट टोटली कंजर्व्ड, इंस्टेड it becomes a part of another strand. It becomes the part of another strand. डन हो गया? समझ आए मेरे प्यारे बच्चों? आसान है, हो जाएगा। सही। क्वेश्चन नंबर 4, वाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। 251 में इंशाल्लाह इसका आंसर मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ, और ये चैप्टर है बेटा इनहेरिटेंस। आप लोग इसको कॉपी कर लो। अच्छा बच्चों, अगला सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो मेंडल का फर्स्ट लॉ है बेटा, सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस, इसको हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी क्यों कहते हैं? पहले मैं ज़रा चेक कर लूँ, सही आ रहा है डिस्प्ले? सही। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या लिखना है? देखो मेंडल का जो लॉ है उसने क्या कहा था? मेंडल के लॉ में उसने, मतलब इस लॉ में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसने कहा था कि हर ऑर्गेनिज्म के पास दो फैक्टर्स होते हैं एक ट्रेट के लिए। दो फैक्टर्स होते हैं एक ट्रेट के लिए, फैक्टर्स, जीन्स, अलील्स। और जब वो मियोसिस होती है उसमें, थोड़ा सा लाइट मार्कर है, आई एम सॉरी, जब उसमें मियोसिस होती है बच्चों तो वो फैक्टर सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो गैमीट्स में बेटा आपके पास हर एक गैमीट में एक अलील आई, दो अलील आई, हर एक ट्रेट के लिए एक अलील आई। समझ आ गया? इसके पास ये एक अलील है, मिसाल के तौर पे ये मेल है, फिर मैं यहाँ बना देता हूँ फीमेल। इसके पास भी ऐसी है, इसके पास हर फैक्टर के कितने, सॉरी, हर ट्रेट के कितने फैक्टर से? दो। मियोसिस से गुजरे इसके गैमीट्स। बात हो रही है किसकी बच्चों? गैमीट्स की, यानी कि सेक्स सेल्स। मेल के सेक्स सेल्स बच्चों स्पर्म, फीमेल के सेक्स सेल्स एग, ओवा, ओवम। मियोसिस से गुजरा ही, मियोसिस से गुजरे इसके सेल्स भी हाफ हो गए। अलग कलर से कर देता हूँ, ये मैंने गैमीट्स बनाए बच्चों इसके, ये भी हाफ हो गए। तो जब बेटा फर्टिलाइजेशन होगी मेरे प्यारे बच्चों, जब फर्टिलाइजेशन होगी ब्लैक एंड रेड, तो ये जो जायगोट बनेगा इसमें क्या
मेल और फीमेल दोनों से दो दो आएंगे? नहीं, कोई से भी आप रैंडमली, एक यहाँ से आ गया और एक यहाँ से कर लो। तो अब जो जाइगोट बनेगा उसमें आपके पास कितने फैक्टर्स होते हैं टोटल? टू फैक्टर्स होते हैं फॉर ईच ट्रेड। टू फ्रॉम ईच पेरेंट या वन फ्रॉम ईच पेरेंट? वन फ्रॉम ईच पेरेंट। सही है, मैं आपको कलर भी अलग कर देता हूँ। ये लो, यहाँ से आप ब्लैक उठा लो और बोलो मेरे बच्चों, यहाँ से आप जाइगोट। सिंपल। तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स उसको इसलिए कहते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स का मतलब ये है कि वो जो गैमीट हैं वो उनके पास एक अलील होती है एक ट्रेट की। तो उसका आंसर क्या होगा? बिकॉज करके आप लिख सकते हो, बिकॉज दिस लॉ स्टेट्स दैट, या इट स्टेट्स दैट ईच गैमीट contains one allele for each trait। और इसको आगे बढ़ाना चाहो तो कर सकते हो, और ये फिर आगे जाके फर्टिलाइजेशन के बाद ऑर्गेनिज्म में आ जाती हैं, वो मसला नहीं है, इनहेरिट हो जाती हैं। आसान हो गया। डन मेरे बच्चों। अगला सवाल है, वाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज कॉल्ड पार्शियल डोमिनेंस? पार्शियल मतलब आधा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस याद है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस मैंने बताया था, मेंडल्स के लॉ के थोड़ा एक्सेप्शनल केसेस हैं। को डोमिनेंस क्या है भाई? दोनों किसी पे वो नहीं है, डोमिनेंट नहीं है, दोनों ही शो हो रहे हैं, वो किसी का करेक्टर मास्क नहीं कर रहे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ये चाह रहे कि मैं इस पर कम्प्लीटली डोमिनेंट हो जाऊँ, हो भी नहीं पा रहा है रेड, तो ये ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर्स हो जाएगा, ना इसकी सुनी जाएगी पूरी, ना इसकी पूरी सुनी जाएगी। रिजल्ट क्या होगा? वो हीटरोजाइगस यानी कि वो कंडीशन होगी फिनोटिपिकली डिफरेंट। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पार्शियल डोमिनेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक अलील जो है वो दूसरे पे पूरी की पूरी डोमिनेंट नहीं हो पाती। आंसर डन। सही है, अभी लिखते हैं, वाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज कॉल्ड पार्शियल डोमिनेंस। मैं इसको क्या करूं, यहाँ समझा दूं बच्चों? पहले देख लेता हूँ, हो जाएगा इंशाल्लाह। बच्चों आंसर नंबर 5 भी इधर ही कर लेते हैं। आंसर नंबर 5 इसमें क्या हो जाएगा? बिकॉज नीदर ऑफ द टू अलील्स, दोनों में से कोई भी अलील, नीदर ऑफ द टू अलील्स completely neither of the two alleles is completely dominant over other, is completely dominant of the other। completely नहीं ना, आधी डोमिनेंट हो पाई आधी नहीं हो पाई, तो पार्शियल हो गया। आंसर नंबर 5 भी इधर ही लिख दिया है बच्चों। वाई बायो जियो केमिकल साइकिल इज नेम? सो ये बहुत दफ़ा आए हुए प्रीलिम पेपर्स में, आपने देखा होगा, बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स अर्थ, केमिकल मतलब यहाँ बात हो रही है मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, कंपाउंड्स की। सही है, पेज नंबर 319 में आपको मिल जाएगा इसका आंसर, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। और ये था बेटा अभी वाला, ये मेंडल्स वाले चैप्टर में, इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में 257 पेज पे। तो अब हम बढ़ेंगे आंसर नंबर 6 की तरफ, आप लोग इसको कॉपी कर लो। अच्छा मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई बायो जियो केमिकल साइकिल इज नेम सो? बेटा बायो मीन्स लाइफ, आसान है ये भी। जियो मीन्स अर्थ, ग्रेविटी, एक ही चीज़ भाई बहन। केमिकल का मतलब यहाँ से मुराद है बच्चों न्यूट्रिएंट्स, वेरियस एलिमेंट्स, वेरियस कंपाउंड्स। आप सब ने वाला चैप्टर बच्चों पढ़ा हुआ है, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। तो बच्चों ये इंसान यानी कि चलो इंसान, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब हम आपस में लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग में हमारे एनवायरनमेंट आ गया, क्या हम एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड हैं? यस। और क्या चीज़ों का फ्लो हो रहा है? यस। तो बायो जियो केमिकल साइकिल को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बायो भी है, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन सब जिंदा हैं। जियो यानी कि इसका ताल्लुक अर्थ से भी है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स ये पे तो हैं, और केमिकल का मतलब है कि इनमें यही आ गया, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स। जियो मीन्स अर्थ आ गया, केमिकल का मतलब हो गया न्यूट्रिएंट्स, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस सब है, और वो बायो मीन्स लाइफ। और ये सब न्यूट्रिएंट्स जो हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से सर्कुलेट करते हुए एटमॉस्फेयर पे भी आ रहे हैं, तो साइकिल हो गई। एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को हमेशा नॉन लिविंग रखते हैं। नाइट्रोजन साइकिल कभी भी नहीं हो सकती जब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ना हो, वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होती है, वो नॉन लिविंग चीज़ है एटमॉस्फेयर। वो फिर बैक्टीरिया उसको प्लांट्स के लिए फिक्स करता है, बैक्टीरिया लिविंग थिंग है, प्लांट उसको इस्तेमाल करता है। नाइट्रोजन साइकिल से फिर अमोनिया, वो पूरे वो आपको साइकिल पता है, फिर वो प्लांट्स के काम आता है, फिर डिकम्पोजर्स हैं, ये पूरी साइकिल चल रही है। बायो जियो केमिकल साइकिल, वाटर साइकिल।
बस बात ये सारी ये कि बायोजियोकेमिकल का साइकिल का मतलब है कि इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस साइकिल में बेटा न्यूट्रिएंट्स क्या सर्कुलेट कर रहे हैं बच्चों? यस, सर्कुलेट कर रहे हैं। क्या उनका आपस में कनेक्शन है? कनेक्शन है। तो हम कह सकते हैं इसको इंटरकनेक्शन या इंटरकनेक्टेड है। किसके साथ बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ भी और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी है। एक मैंने आपको ये बेसिक इसका हवाला दे दिया है ताकि आप लोग लिख सकते हो। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट आ जाए तो बेटा आप पूरी किताब लिख सकते हो। बस थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा देख लेना, बाकी मैं भी इसके आंसर्स देख लूँगा ऑफिशियली पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, जैसे अभी मैं देख लूँगा। वाई वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बेटा उसी से ही लिंक करता है। मैं इसका आंसर, बायोडाइवर्सिटी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों। मुझे इसका देखना है कि इसका कहीं जिक्र बुक में है इस पूरे टॉपिक का, ये किसी जगह पे आए, बताइए सवाल ना भाई। देखो बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब है वेरिएशन है। क्या इस पूरी दुनिया में सिर्फ इंसान है लिविंग ऑर्गेनिज्म? नो सर, वायरस के अलावा प्रोटोक्टिस्टा, फंजर, प्लांटी, एनिमल्स में फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, प्लांट्स में प्लांट्स में ब्रायोफाइट्स, ट्रैक्यूफाइट्स, ह्यूमन बींग्स आ गई। ये सारे ऑर्गेनिजम्स, हम सब में वेरिएशंस ही तो है, ये सब डाइवर्सिटी तो है। और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, तो बायोडाइवर्सिटी बेटा हम सब को एक दूसरे से फ़ायदा है। अगर सनलाइट अर्थ पे ना पहुँचे तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? प्लांट है प्रोड्यूसर, उसको खा रहा है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को खा रहा है कार्निवोरस, कार्निवोरस को खा रहा है आपके पास ओमनीवोरस, ओमनीवोरस डिकम्पोज हो रहा है सॉइल में, सॉइल से उसके न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं और उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं, फिर वो सॉइल फर्टाइल हो रहा है, फिर उसमें से प्लांट ग्रो हो रहा है। इकोसिस्टम इसी को कहते हैं हम, या उसको फूड चेन, बहुत सारे नाम है, याद है? तो बेटा इन शॉर्ट में ये आसान लफ्ज़ों में कहूँगा कि इसको बैलेंस करने के लिए इसमें सब आ जाता है बेटा। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में सब आ जाता है बेटा। बायोटिक कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं और ए बायोटिक यानी कि एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट भी आ गया। इकोसिस्टम अगर स्टेबल है, इकोसिस्टम अगर मेंटेन्ड है, इकोसिस्टम अगर हेल्दी है, तो आपको क्या कुछ नहीं मिल सकता बेटा। बायोटिक में प्लांट्स, एनिमल्स, क्या प्लांट से दवाइयाँ नहीं मिल सकती? क्या प्लांट से फूड नहीं मिल सकता? क्या प्लांट से बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से बीमारियाँ हल नहीं हो रही है? क्या कुछ नहीं हो सकता? इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व यानी कि बचाना। कंजर्व का मतलब क्या होता है बच्चों? बचाना, टू सेव। अनफॉर्चुनेटली बेटा आपको पता है ये स्पेशली हमारे मुल्क पे तो उतना नहीं हो रहा इस पे काम। मरीन बायोलॉजी में कौन बीएस, कौन मास्टर्स करता है? बहुत कम। बहुत सारी चीज़ें बेटा, सिर्फ मरीन नहीं आता, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी आता है। तो हमें जितना हो सकता है ये जो हमारी जो हमारी जो मतलब मैन की जो एक्टिविटीज़ है ना ह्यूमन बींग्स की, इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं या दूसरी तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली टैक्टिक्स पे अपना सकते हैं तो वो करना चाहिए। सही है? जिस तरह आपने सुना होगा एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो बेटा ज़्यादातर इसमें इंसान इन्वॉल्व है, आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है ये। तो ये एक हार्श रियलिटी है, तो हमें इसको कंजर्व करना चाहिए जितना हो सकता है। अगर हम लोग दरख्त काट रहे हैं मिसाल के तौर पे, वो भी इकोसिस्टम में आता है बायोडाइवर्सिटी में, कि उससे फर्नीचर बने, कि उससे उसमें स्टूडेंट बैठ के पढ़ें, तो आप दरख्त पे लगाओ भी तो सही, क्योंकि दरख्त आपका कितना बेस्ट है इकोसिस्टम के लिए यार। सही है? समझ आए बात? तो कॉन्सेप्ट आए, तो उसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट आ जाए ना बेटा, आप कहोगे नहीं सर आप मुझे इजाज़त दें बोर्ड वाले कि मैं इस पर 2 पेज लिखूँ, लेकिन भाई जज्बाती नहीं होना। देखो जज्बात रखने में जज्बाती होने में फ़र्क है, तो जज्बात रखो, जज्बाती ना हो। सही है? 4 से 5 लाइन्स डन है, मैक्सिमम 6, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, अगला सवाल है बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी से 363 पेज में मिल जाएगा आपको। वाई एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एंड लैग जी जीन आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए। ये एक सवाल जो है ऐसा भी आ सकता है, और इससे पहले अगर आर डीएनए लिखा हुआ हो, ये भी ज़्यादा सही है। ज़्यादा अच्छा ये कि आर डीएनए लिखा हुआ होना चाहिए। तो अब हम इस सवाल के सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक है, उसके बाद 2-3 और करवाऊंगा आपके, इंशाल्लाह रीजनिंग क्वेश्चंस का भी मसला हल हो जाएगा। एक वीडियो बेटा अपलोडिंग पर लगी हुई अभी, उस वीडियो में मैंने आपके पास पूरी बुक से में जो भी बॉटनी का सेक्शन है, हर एक पेज में जो जो मुझे लगा एमसीक्यू इंपॉर्टेंट आ सकता है, मैंने इसको अंडरलाइन करके इसको मैंने रिकॉर्ड किया है वीडियो को। तो उसमें इस तरह तो नहीं पॉसिबल है, उसमें आप ज़रूर इंशाल्लाह देखना, आपको अच्छी लगेगी। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करके आज ही जो है वो मैं आपको बुक के एक्सरसाइज भी करवा दूंगा। देखो बेटा बुक के आपके कोचिंग के सर ने, कॉलेज के सर ने भी करवाए होंगे, उसके अलावा जो है ना वो मेन चीज़ थी, वो मैंने अपलोडिंग पे लगाई हुई है। जैसे अपलोड होता है इंशाल्लाह फिर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सही है? अब हम बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, आप लोग उसको कॉपी कर लो।